हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि राजधानी से आए ड्वार्फ्स भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है गिज़लिन। गिज़लिन को अकेला पाकर ये सारे दास बोने इस पर हमला बोल देते हैं, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गिज़लिन ने इन सबको पीट दिया होता है। सभी बुरी हालत में नीचे पड़े होते हैं, लेकिन इन बोनों का लीडर गैल्ब्रिक वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा होता है। तब गिज़लिन बोलता है कि सचमुच तुम बोने बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, दासों को बेचने और खरीदने वाले लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जैसे ही तुम इस राज्य की सीमा से बाहर निकलोगे तब भी तुम यहाँ से भागना चाहते हो। तुम लोग चुपचाप रहकर यहाँ पर काम क्यों नहीं कर लेते? तब गैल्ब्रिक बोलता है कि बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि हम बिना किसी बात के यहाँ पर रुक जाएंगे और तुम्हारी मनचाही आज्ञा को मानकर तुम्हारे लिए वो सारे खिलौने बना देंगे जो तुम हमसे बनवाना चाहते हो? दोस्तों, खिलौने से इसका मतलब हथियार से था। बेसिकली गिज़लिन हथियार बनवाना चाहता है। तब गिज़लिन इसकी बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे ये पसंद आया। ये गैल्ब्रिक को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे ये सचमुच बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इससे यही उम्मीद थी। वैसे भी एक लेजेंड जिसे आगे चलकर ब्लैक स्मिथ के नाम से जाना जाएगा, उससे मुझे इन्हीं बातों की उम्मीद थी। मुझे पता ही था कि ये जोर जबरदस्ती से काम नहीं करेंगे, मुझे कुछ और रास्ता निकालना होगा। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन इन्हें 10 साल का ऑफर देता है। गिज़लिन दास बोनों के सामने एक डील रखता है और कहता है कि अगर तुम अगले 10 साल तक मेरे लिए काम करोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए अपनी ही टेरिटरी में एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दूंगा जहाँ पर किसी का भी राज नहीं चलेगा। उस जिले में सिर्फ बोने ही रहेंगे, वो भी आजादी से। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को गुलामी की जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो बताओ, क्या तुम मेरा ऑफर मानते हो? दोस्तों, गिज़लिन बोनो से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है इन्हें गुलामी से आजाद करने के बदले में। तो क्या बोने तैयार हो जाएंगे? ये गिज़लिन की बात को सुनकर हैरान तो हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमें आजाद करोगे? इतने में ही गैल्ब्रिक बोलता है कि इस साम्राज्य के नियमों में साफ साफ लिखा है कि सारे बोने गुलाम हैं और तुम जैसा एक छोटी सी जगह का लॉर्ड हमसे कह रहा है कि वो हमें आजादी दिला देगा। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बात मानेगा ही कौन? नियमों को बदला भी जा सकता है, तुम चिंता मत करो, 10 साल बाद मैं तुम्हें जरूर आजाद करवा दूंगा। ये सुनकर सारे बोने हैरान हो जाते हैं। तब पीछे पड़ा एक बोना गैल्ब्रिक से बोलता है कि यार गैल्ब्रिक, सुन तो सही मेरी बात, कहीं इस नोबल की बात ठीक है तो सोच के तो देख। इस बारे में मैंने सुना है कि ये रॉयलिस्ट फैक्शन से जुड़ा हुआ है, जबकि राजधानी के लोग खुद इसका साथ दे रहे हैं। वो इसके पीछे है तो नियम को तो ये बदलवा ही देगा, ये हमें जरूर आजाद करवा देगा, तो इसकी बात मान ले। ये सारी बातें सुनकर गैल्ब्रिक भी सोच में पड़ जाता है कि क्या वो गिज़लिन की बात माने या नहीं। गिज़लिन ने इन दासों की जिंदगी में आजादी के सपने भर दिए हैं, इसलिए गैल्ब्रिक बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं कोई दिखावटी दूसरों के सामने अपनी शान पेश करने वाले हथियार नहीं बनाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। तब गिज़लिन कहता है कि मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं बनवाना चाहता, बल्कि तुमसे कोई और ही इससे भी अच्छी चीज बनवाऊंगा। ये सुनकर बोना हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मजेदार चीज? तब गिज़लिन कहता है कि हाँ, मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ। और दोस्तों, गिज़लिन की इस बात के साथ ये बोने इसके साथ 10 साल जुड़कर काम करने को तैयार हो जाते हैं दास बनकर। लेकिन गिज़लिन इससे बनवाएगा क्या दोस्तों? ये ही तो सोचने वाली बात है। कहीं वो हेलीकॉप्टर या फिर ऐसे ही कोई उड़ने वाली चीज तो नहीं बनवाने वाला? बोने वो बना भी सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कबाल्डी कासल। गिज़लिन की पड़ोसी काउंटी में है ये कबाल्डी किला, जहाँ पर इसका काउंट बैठा होता है और गिज़लिन का भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि काउंट कबाल्डी, आपने लोहे के व्यापार के सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। आप सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अपना वो लोहा बेच रहे हैं। आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपने हमें यानी कि फेनरिस को लोहा बेचना शुरू नहीं किया और आसपास के कुछ लोग जो आपसे खरीदना चाहते हैं उन्हें भी नहीं दिया, तो मैं आप पर हमला कर दूंगा। या तो अपना लोहे का व्यापार आप सभी राज्यों के लिए खोल दीजिए, वरना आप इस डिसीजन के लिए पछताएंगे। दोस्तों, गिज़लिन तो लेटर में काउंट कबाल्डी को साफ साफ धमकी दे रहा होता है कि या तो हमें लोहा बेच, वरना तू गया काम से। काउंट कबाल्डी ये लेटर पढ़कर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास है। तभी आसपास में जो इसके बंदे बैठे हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ, ये बैरोन फेनरिस ने भेजा है। वो घटिया ब्रैट लड़का, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह से बात करने की? तब काउंट कबाल्डी कहता है कि ओ, तो इस तरह की भाषा को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वो लड़का नशे में चूर हो चुका है ताकत के। पता नहीं फेनरिस का उसने क्या हाल कर रखा होगा। तभी पास में बैठा बंदा बोलता है कि हमें ये भी पता चला है कि वो बैरोन फेनरिस आसपास की जगहों से काफी सारा खाना खरीद रहा है। खाने पीने की बहुत सारी चीजें बड़ी मात्रा में खरीदी जा रही हैं, वो भी ज्यादा पैसे देकर। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि रॉयलिस्ट फैक्शन से उसके साथ 50,000 लोग आए थे, हो सकता है कि उन्हीं की वजह से खाना कम पड़ रहा हो, इसीलिए वो खरीद रहा हो। टेबल की दूसरी तरफ बैठा बंदा बोलता है कि हाँ, अगर ऐसा भी है तब भी वो इतना फूड क्यों खरीद रहा है? बहुत ही जल्दी फसलों के उगने का सीजन भी आ जाएगा, तब
प्राइस तो पहले ही कम हो जाएंगे तो वो महंगे दाम पर खाना क्यों खरीद रहा है, ये बात समझ से परे है। इसके साथ ही बैठा बंदा बोलता है कि हाँ, हम इन सारी चीजों को समझने में अपना दिमाग क्यों खपा रहे हैं, वैसे भी एक छोटा सा लड़का हमें परेशान कर रहा है, छोड़ो ना उसे, जो भी करना है करने दो, बर्बाद तो वही होगा ना। तब काउंट कबाल्डी उस लेटर को पास रखी मोमबत्ती से जलाते हुए बोलता है कि हाँ, जो भी करना है उसे करने दो, वैसे भी फेनरिस बहुत ही जल्दी बर्बाद होने वाला है और इतने में इतना ज्यादा पैसा खर्च करना, इतना खाना खरीदना, इससे तो वो और ज्यादा बर्बादी की राह पर निकल पड़ेगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है बैरोन फेनरिस, तेरी बर्बादी में अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। दोस्तों, गिज़लिन बहुत सारा खाना खरीद रहा है लेकिन इन लोगों के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये तो बस गिज़लिन की बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ से भी सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाई जाती है राजधानी की ब्रैंडफोर्ड टेरिटरी और सबसे पहले हमें दिखाया जाता है महल के अंदर मार्किस ब्रैंडफोर्ड, जो कि अपने कपड़े पहनते हुए कहीं पर जा रहा होता है। जैसे ही मार्किस अपने मीटिंग रूम में पहुंचता है, उसे सामने की मेज पर एक चिट्ठी रखी हुई दिखाई देती है, एक मोहर बंद चिट्ठी, जिसे देखकर मार्किस अचानक से हैरान हो जाता है कि इतनी रात को यह किसने भेजी होगी। दोस्तों, ये चिट्ठी भी गिज़लिन ने ही भेजी है। जैसे ही ब्रैंडफोर्ड इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है, उसमें लिखा होता है कि मार्किस ब्रैंडफोर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अगले 10 साल में जितना खाना इस्तेमाल होता है उसे अभी खरीद कर रख लीजिए। 10 साल जितने खाने का स्टॉक अपने राज्य में जमा कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक बड़ी पैमाने पर सूखा पड़ने वाला है, जिससे एक साम्राज्य भी हिल सकता है। इतना ज्यादा सूखा बहुत ही जल्दी आएगा। दोस्तों, ऐसा लगता है गिज़लिन ने फिर से अपने भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल किया है। इस वक्त पर बहुत ही जल्दी सूखा पड़ने वाला है, जिससे एक साम्राज्य भी हिल सकता है और गिज़लिन उसी तरफ इशारा कर रहा होता है। दोस्तों, गिज़लिन रॉयलिस्ट फैक्शन का भी हिस्सा बन चुका है, इसीलिए उसने मार्किस ब्रैंडफोर्ड को भी इस बारे में जानकारी दी है कि राजधानी में जितने भी नोबल्स रहते हैं वो आम नागरिकों की रक्षा करने के लिए, सूखे से बचाने के लिए अगले 10 साल तक का खाना जमा कर ले। लेकिन क्या मार्किस उसकी बात मान जाएगा? अब मार्किस ब्रैंडफोर्ड बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ा हुआ है। रात से दिन हो जाता है, यहीं पर खड़े खड़े वो लगातार इसी बात को सोच रहा होता है। इतने में ही पीछे से इसकी बेटी रोजालिन आती है और कहती है कि फादर, मुझे पता चला कि आप रात को सोने ही रहे थे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या किसी बात की चिंता है? जिस पर ये मार्किस कहता है कि रोजालिन, सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ, मैं उनसे एक जरूरी मीटिंग करना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मार्किस ने गिज़लिन की बात मान ली है। तो यहाँ पर हमें गिज़लिन की आवाज सुनाई देती है, मार्किस को मैंने वो पत्र भेज दिया था और मेरी भविष्य की जानकारी के हिसाब से मुझे पता था कि बहुत ही जल्दी एक बड़ी आपदा हमारे सामने आने वाली है। पूरे साम्राज्य में सूखा पड़ने वाला था, सारी जमीन बंजर हो चुकी थी, फसल का कोई नाम नहीं था, हर तरफ सूखा पड़ चुका था, हर तरफ गर्म और शुष्क हवाएं चल रही हैं। नॉर्दर्न रीजन में सारी नदियां सूख चुकी हैं, पानी नहीं है, फसलें सूख कर बर्बाद हो चुकी हैं, खाना ना होने की वजह से हर तरफ भूखमरी फैल चुकी है, हर कोई मर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी टेरिटरीज में नोबल्स के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही इस चीज की तैयारी कर ली थी, मुझे पता था पहले से ही कि ये सूखा जल्दी ही पड़ने वाला है। इतिहास में कभी आने वाली एक आपदा जो सब कुछ बर्बाद करके रख देती है, वही चल रही है और अभी सही वक्त है युद्ध का। तो दोस्तों, गिज़लिन ने भविष्य की जानकारी के हिसाब से सारी चीजें कर ली हैं। उसने खाना जमा कर लिया है, रॉयलिस्ट फैक्शन को पहले ही अवेयर कर दिया था, उन लोगों ने भी अपने हिसाब से खाना इकट्ठा कर लिया होगा। इस तरह से गिज़लिन ने अपने और अपने आसपास वाले लोगों को तो बचा लिया है, लेकिन बाकी लोग जो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, उनकी हालत खराब है। उनके सभी टेरिटरीज में विद्रोह हो रहा है क्योंकि लोग भूख के मारे मर रहे हैं। गिज़लिन के सारे दुश्मनों की हालत खराब है। रेफोर्ड, डेसमोंड, हर जगह भूखमरी फैल चुकी है क्योंकि उन्हें इस आपदा के बारे में पता ही नहीं था। वहाँ के लोग इन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तब यहाँ पर हमें फिर से कबाल्डी का असल दिखाया जाता है, जहाँ पर काउंट कबाल्डी चिल्ला रहा होता है कि खाना, ये इतनी बड़ी परेशानी कैसे बन सकता है, इतना ज्यादा सूखा पड़ेगा, इस बारे में हमें जानकारी नहीं थी, बिना किसी वार्निंग के ये सूखा कैसे पड़ सकता है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि रॉयलिस्ट फैक्शन ने पहले ही खाना जमा कर लिया था और साथ ही साथ फेनरिस, उसने भी काफी ज्यादा खाना जमा कर रखा है। वो इस चीज से कैसे बच सकते हैं, उन्हें पहले से ही सब पता था। डैम, वो डेसमोंड क्या कर रहा है, वो फेनरिस पर हमला करता क्यों नहीं? हमला करने से वहाँ का एरिया भी हमारा हो जाएगा और उसका खाना भी हमारा हो जाएगा। डेसमोंड हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठा है? अब सामने बैठा बंदा बोलता है कि डेसमोंड ने कहा है कि उसे हमला करने में कुछ वक्त और लगेगा क्योंकि सूखे का असर उसकी टेरिटरी पर भी हुआ है। दोस्तों, डेसमोंड और रेफोर्ड को तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा सूखा पड़ने वाला है, तो वहाँ पर भी खाने की कमी है, इसीलिए वो जानबूझकर हमला नहीं कर रहा है। एक तो खाना नहीं है, उस पर हमला करके बैठ जाए तो लोग तो परेशान हो गए ही ना। लेकिन काउंट कबाल्डी चाहता है कि गिज़लिन पर हमला कर दिया जाए। तभी इसके सामने बैठा बंदा बोलता है कि मेरे पास एक और आइडिया है खाना मंगाने का। डेसमोंड हमें सही तरीके से खाना नहीं दे पा रहा, तो हमें खाना मंगाने का एक और तरीका अपनाना होगा। हमारे पास लोहा है, हम उसे
फैनरिस को बेचकर उनसे खाना खरीद सकते हैं। दोस्तों जितना भी बंदा अमीर हो लेकिन वक्त पड़ने पर खाना और पानी ही उसे घुटनों पर ला सकता है, इन सारी टेरिटरीज की भी वही हालत हो रही होती है। ये गिजलिन से भी बात करके खाना खरीदने को तैयार है। तभी पास ही में बैठा दूसरा बंदा बोलता है कि क्या हम फैनरिस से खाना खरीदे लोहे के बदले में, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो रॉयलिस्ट फैक्शन का हिस्सा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ड्यूकल हाउस वाले बुरा मान जाएंगे। तब साथ में बैठा बंदा बोलता है कि हाँ मैं तेरी बात जानता हूँ, लेकिन तुझे पता है ना कि डेस्मोंड टेरिटरी से और ड्यूकल हाउस से जल्दी ही खाना आने वाला है, हम थोड़ा रुक भी तो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खाने की वजह से बहस छिड़ी हुई थी। कबाल्डी में सूखा पड़ चुका है, इसलिए वहां पर खाना नहीं है। लोग लगातार विद्रोह कर रहे हैं, नोबल्स के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसीलिए काउंट कबाल्डी की मुसीबत यह है कि उसे कहीं ना कहीं से किसी भी कीमत पर अनाज का इंतजाम करना होगा, क्योंकि लोगों को ज्यादा देर तक रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फौज का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को रोकने के लिए, लेकिन दोस्तों फौज में भी तो बेचारे इंसान ही काम करते हैं, वो भी भूखे मर रहे हैं, उन्हें भी तो रोकना मुश्किल होने वाला है थोड़ी देर में। इसीलिए सारे लोग काउंट कबाल्डी से बोलते हैं कि काउंट हमारी बात को मानिए, हमारे पास लोहा है, उसे बेचकर हम फैनरिस से खाना खरीद लेते हैं। देखिए मान लिया कि फैनरिस हमारा दुश्मन है, लेकिन इस वक्त हमें खाने की जरूरत है। अगर लोग भूख से ही मर गए तो इस किले का क्या फायदा। ये कबाल्डी किला जो जनरेशन से कभी हारा नहीं है, गिरा नहीं है, वो खाने की वजह से गिर जाएगा। आपको ये बात सही लगती है? दोस्तों ये बातें सुनकर काउंट कबाल्डी भी सोच में पड़ जाता है कि वो खाना मंगाए या नहीं। फाइनली काउंट कबाल्डी को मानना ही पड़ता है और कहता है कि तुम लोग मुझे उस छोटे से चूजे के आगे भीख मांगने की बोल रहे हो, ठीक है उस चूजे को थोड़ा सा लोहा दे दो और उससे खाना मंगा लो इस वक्त। वैसे भी वो तो जल्दी मरेगा ही, चाहे डेस्मोंड मारे या ड्यूकल हाउस, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बाद में चलकर वो लोहा तो उन्हीं के ही हाथ में जाने वाला है ना। ठीक है अभी के लिए खाना मंगाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो इसी वक्त। काउंट कबाल्डी के कहते ही दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है जल्दी करो, ऑर्डर दो, मैसेंजर को भेजो, हम जल्दी ही लोहा के बदले में वहां से खाना मंगाने वाले हैं, कोई भूखा नहीं मरेगा। दोस्तों पास ही में आर्मर पहने हुए एक बंदा खड़ा होता है जिसे मैसेंजर भेजने के लिए बोला जा रहा है। वो बोलता है कि हमें मैसेंजर भेजने की जरूरत नहीं है लॉर्ड, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि बैरोन फैनरिस खुद हमारे दरवाजे पर आ चुका है अपनी सेना लेकर। ये सुनते ही काउंट कबाल्डी के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों एक तो इसकी पहले से ही हालत खराब पड़ी थी कि खाना नहीं है इसके लोगों के लिए, और ये लोहे के बदले में जैसे तैसे गिजलिन से भीख मांगकर खाना लेने वाला ही था। तभी वहां पर इसे पता चलता है कि गिजलिन तो खुद ही सामने से इसके दरवाजे पर आ चुका है इसे खत्म करने के लिए, युद्ध करने के लिए। अब बंदा गया काम से। दोस्तों गिजलिन ने युद्ध करने के लिए बिल्कुल सही वक्त चुना है। कबाल्डी पहले से ही भूखमरी की वजह से कमजोर पड़ा है और इस वक्त उसे मारना आसान हो जाएगा, इसके किले को तोड़ना, इसमें घुसना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही लोग अधमरे हो चुके हैं। ना खाना मिलने की वजह से वो लोग पहले ही विद्रोह कर रहे हैं। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे आर्मर्स पहन कर आ गए हैं मर्शनरीज गिजलिन के सामने घोड़े पर बैठकर। सब गोल्डन बोल रहे होते हैं कि अरे यार ये मेरा आर्मर कितना टाइट है, देख फंस के आ रहा है बिल्कुल। तभी पीछे खड़ा काली पट्टी वाला मर्शनरी बोलता है कि तेरा ये आर्मर बनाने के लिए 2 बार ब्लड पाइथन को तराजू में तोला गया है, समझा, और तब भी तुझे ये टाइट लग रहा है। तब गोल्डन बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, वैसे ये आर्मर कमाल का है, मेरे अंदर माना बह रही है, अब तो मैं सबको कुचल ही डालूंगा। इतने में गिजलिन इसकी चेस्ट पर हाथ मारता है और कहता है कि हाँ सचमुच वैसे ड्वार्फ्स ने तो कमाल कर दिया, उन बोनों ने बहुत ही अच्छा कवच बनाया है। दोस्तों गिजलिन ने जोर से पंच मारा था, लेकिन आर्मर की वजह से इसकी चटनी बनने से बच गई, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तब गिजलिन आगे कहता है कि अब मौका है दुश्मनों को खत्म करने का। दोस्तों गिजलिन से ज्यादा तो इसके घोड़े के चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि घोड़ा ही बोल रहा हो कि मैं ही निपटा दूंगा ये आधे को तो। खैर दोस्तों चैप्टर तो यहीं पर हो जाता है एंड, लेकिन सवाल ये है कि इस ऊंचाई पर बने हुए किले को किस तरह से गिजलिन भेद पाएगा, यही देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो हाइप करना।